जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। मैं हूं श्याम श्रीत फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लोकल स्टेट को कैसे मैनेज किया जाता है सेट स्टेट के जरिए। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ग्लोबल स्टेट को कैसे मैनेज किया जाता है फ्लटर में, और स्पेसिफिकली हम देखेंगे प्रोवाइडर के जरिए हम कैसे ग्लोबल स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी, सबसे पहले जरा प्रोसेस को समझते हैं कि ग्लोबल जो स्टेट है वो वर्क कैसे करती है। ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट, सबसे पहले आपको पता है कि जब हम सिंगल स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो स्टेट है, स्टेट मींस डाटा, वो विजिट के अंदर होता है। और जब आप सेट स्टेट कॉल करते हैं तो पूरी जो स्क्रीन है ना, उसके अंदर जितने भी विजिट्स हैं वो सारे दोबारा रिबिल्ड होते हैं। लेकिन जब हम प्रोवाइडर यूज करते हैं ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए, तो जो हमारा डेटा है या जिसे स्टेट हम कहते हैं, वो विजिट के बाहर होगी कहीं। ठीक है, तो ये आपने प्रोसीजर याद रखना है कि हमारी जो स्टेट है वो विजिट के बाहर होगी, और जब वहां पे हम उसको अपडेट करेंगे तो बाकी जो विजिट जो स्क्रीन है जो उस डाटा को यूज कर रही हैं, वो वो पूरी पूरी स्क्रीन अपडेट नहीं होंगी। उन स्क्रीन में से एक खास पोर्शन, ऐसा पोर्शन जो उस स्टेट की वैल्यू यूज कर रहा है, सिर्फ वो ही रिबिल्ड होगा। तो इससे क्या होता है, एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और मैनेजमेंट भी आसान हो जाती है। तो यानी कि प्रोवाइडर जो है ना, ये सेपरेट कर देता है यूजर इंटरफेस को और लॉजिक को। अब ये देखिए जी, इसको हमने अचीव करना हो तो वो करना कैसे है। तो ये स्टेप वाइज मैंने कुछ इधर प्रोसेस लिख दिए ताकि आप इधर से पढ़ते जाएं, देखते जाएं और आपको आइडिया होता जाए। तो सबसे पहले तो देखिए, ये जो प्रोवाइडर है ना, ये बाय डिफॉल्ट है नहीं अवेलेबल। इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये YAML फाइल के अंदर आपने डिपेंडेंसी ऐड करनी है। ये उसका इस वक्त लेटेस्ट वर्जन है, तो जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। अब ये कैसे हमने इंस्टॉल करना है, इसके लिए हम जाते हैं जी गूगल क्रोम पे। तो अच्छा, गूगल क्रोम ओपन करना है, इधर आपने pub.dev ये साइट ओपन करनी है। अब देखिए, ये साइट ओपन हो गई है। अब यहाँ पे आपने प्रोवाइडर लिखना है। अब प्रोवाइडर लिखेंगे तो ये सबसे पहले प्रोवाइडर नजर आ गया, इस पे आपने क्लिक करना है। अब देखिए जी, ये है इसका लेटेस्ट वर्जन। इसको आपने कॉपी करना है और आप इसको अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में डिपेंडेंसी में ऐड कर लेंगे। अब ये देखें जी, ये फ्लटर फेवरेट, ये स्पेशल बैच लगा हुआ और 11,000 लाइक्स भी है इसके। तो ये जो सा ना, ये ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है जी। इसको आप डिपेंडेंसी में इधर से भी ऐड कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये इंस्टॉल के लिए उन्होंने कमांड भी बताई हुई है, फ्लटर पब ऐड प्रोवाइडर। तो ये हम जाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे। अब आप अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट जो काउंटर एप्लीकेशन है वो ओपन है। तो मैं क्या करता हूँ जी, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूँ। अभी देखो, ये स्टेटफुल विजिट के साथ जो है ना, ये बना हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेता हूँ। ये जो तमाम कोड है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इधर मैं एक स्टेटलेस विजिट बना लेता हूँ, माई ऐप स्टेटस विजिट। अब ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा मटेरियल ऐप को। अब मटेरियल ऐप के अंदर इधर मैं क्या करता हूँ, एक और स्टेटलेस विजिट बना लेता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ होम स्क्रीन। तो अभी वैसे तो इसको अलग जगह पे बनाना चाहिए, स्क्रीन के फोल्डर के अंदर, लेकिन अभी जस्ट समझाने के लिए मैं होम स्क्रीन को इधर ही बना रहा हूँ। अब होम स्क्रीन हमें क्या रिटर्न करेगी, ये हमें रिटर्न करेगी जी स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार लगा लेते हैं हम, टाइटल टेक्स्ट में लिख लेते हैं होम स्क्रीन। टाइटल के बाद अब हम क्या करते हैं जी, इसके सेंटर में अच्छा, अभी बटन जो है ना वो बाद में लगाते हैं, पहले हम ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं। मटेरियल ऐप जी, ठीक है। अब हमने डिपेंडेंसी बेसिकली ऐड करनी है। अब उसके लिए हमें फोल्डर के अंदर जाना है। देखिए, यहाँ पे एक YAML फाइल होती है, ये pubspec.yaml, इस पर डबल क्लिक करता हूँ मैं, ये ओपन हो गई है। अब इसके अंदर ये डिपेंडेंसी जो है ना, ये डिपेंडेंसीज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसका दूसरा तरीका ये टर्मिनल ओपन करें और यहाँ पे वही जो कमांड है, फ्लटर पब ऐड प्रोवाइडर, प्रोवाइडर को ऐड कर लें। ये देखें, ये प्रोवाइडर ऐड हो गया। और उसके बाद आपने फ्लटर पब गेट
ताकि जो डिपेंडेंसीज है वो सारी गेट हो जाए। तो ये देखें ये प्रोवाइडर ऑटोमेटिकली ये इसका जो लेटेस्ट वर्जन है ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया ये जेएमएल फाइल के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। अब हमने क्या करना है, ये प्रोसेस मैंने सारा बताया जी। यहाँ तो आप इसको डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं या फिर आप ये कमांड के जरिए ऐड कर सकते हैं। ये था स्टेप 1। अब स्टेप 2 के अंदर आपने क्या करना है, आपने एक प्रोवाइडर क्लास बनानी है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब हमने प्रोवाइडर यूज करना है तो जो हमारा डेटा है, जो स्टेट है जिसको हमने चेंज करना है वो अलग एक जगह पे होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक प्रोवाइडर क्लास अलग से बनानी है। उसके अंदर ये जो काउंट है वो उसको हम लिखते हैं। वो कैसे, हम क्या करते हैं, इधर फोल्डर पे जाते हैं और ये लाइब्रेरी के अंदर इधर हम एक बना लेते हैं, राइट क्लिक किया, न्यू डॉट फाइल, इधर मैं बना लेता हूं काउंटर प्रोवाइडर, ये डॉट फाइल बना ली। इसमें सबसे पहले इंपोर्ट कर ले। उसके बाद हमने क्या करना है, एक क्लास बनानी है, इसका नाम मैं रख लेता हूं काउंटर प्रोवाइडर। अब इसके अंदर जिस डाटा को मैं एक इंटीजर काउंट बना लेता हूं इज इक्वल टू 0, ये काउंट है जी जिसको हमने चेंज करना। अभी हमने बाहर अलग से बनाया और इसकी वैल्यू जो बढ़ानी है हमने, उसके लिए मैं एक वाइड इंक्रीमेंट का फंक्शन बना लेता हूं और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या लिख देता हूं, काउंट प्लस प्लस। इसको आपने ये ध्यान में रखना है, इसको आपने एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड करना है चेंज नोटिफायर से, चेंज नोटिफायर से इसको एक्सटेंड करना है और इसके एंड पे आपने नोटिफाई लिस्टनर जो है वो लिखना है। ठीक है, ये इस तरह आपने ये फाइल बना लेनी काउंटर प्रोवाइडर। तो ये मैंने इसकी सारी डिटेल इधर भी लिख दी है। अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन में आपको बता देता हूँ कि ये हमने इसमें कौन सा कोड जो है वो क्या किया है। तो चेंज नोटिफायर से हमने इसको एक्सटेंड किया है। अब ये क्या करता है, ये फिल्टर को बताता है कि ये क्लास नोटिफाई करेगी जब डेटा चेंज होगा। तो ये एक नोटिफायर क्लास है जिसने डेटा चेंज होने पे सबको बताना है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि टीचर अगर बोर्ड पे जो लिखता है, जो टीचर ने बोर्ड पे लिख दिया सारे स्टूडेंट ने उधर से देखे तो अपने अपने नोट्स अपडेट कर लेने हैं। इसी तरह जो चेंज नोटिफायर है इसने बताना है सबको कि जो नई डेटा की वैल्यू है वो क्या है। अब काउंट क्या है, ये हमारी स्टेट है या डेटा है जिसको हमने चेंज करना है, काउंट। इंक्रीमेंट क्या है जी, ये हमने एक फंक्शन बना लिया है, बिजनेस लॉजिक है हमारी, जहां पे जब यूजर क्लिक करेगा तो इस लॉजिक के तहत इंक्रीमेंट हो जाएगी वैल्यू। अब नोटिफाई लिस्टनर क्या है, अब ये बताएगा तमाम विजेट्स को जो विजेट लिसन कर रहे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम अभी जो देखिए फ्यूचर में भी हम कुछ विजेट्स बनाएंगे जो लिसन करते रहेंगे इसको चेंज नोटिफायर को। तो जो ही उधर से डेटा अपडेट होगा ना तो ये नोटिफाई लिस्टर उन सबको बता देगा भाई डेटा अपडेट हो गया, तो वो अपने आप को रीबिल्ड कर लेंगे। और अगर आप नोटिफाई लिस्टर नहीं लिखते तो फिर यूजर इंटरफेस जो है ना वो अपडेट नहीं होगा। ये था स्टेप 2। इसके बाद है जी स्टेप 3। अब स्टेप 3 में हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो मेन में जाके ना तो जो रन ऐप वाला फंक्शन है उसको अपडेट करना है। मैंने आपको बताया था कि जो हमने ये जो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, अब हमने स्टेट तो एक अलग जगह पे बना ली। अब कौन सी स्क्रीन इसको लिसन करती रहेंगी और अपडेट और उसको देखती रहेंगी कि डेटा की वैल्यू जो ही चेंज होगी तो अपने आप को अपडेट करेंगी। जिस स्क्रीन को आप एनक्लोज कर देंगे ना चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर के अंदर, वो वाली उसको लिसन करती रहेंगी। तो हम क्या करेंगे, हम जो होम है जहां से पहली स्क्रीन स्टार्ट होती है उसको रैप कर देंगे चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर के अंदर। तो क्या होगा कि वो होम स्क्रीन और उसके बाद जितनी भी स्क्रीन है वो सारी अब उसको मैनेज चेक करती रहेंगी काउंट को, और जो ही काउंट की वैल्यू आप चेंज होगी तो वो उसको अपडेट कर लेंगी। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको होम स्क्रीन पे करना है। तो चेंज नोटिफाई प्रोवाइडर, अब हमने क्या करना है जी, इधर जाना है मेन के अंदर, ये मेन। अब ये है रन वाला फंक्शन। अब इसको हमने जैसे डिलीट किया, इधर चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, अब ये हमने यूज कर लेना। अब ये हमें एक फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है जी क्रिएट। अब क्रिएट के अंदर ये हमें इधर इसके अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट मिलता है और इसने अब क्या करना है, अब हमने प्रोवाइड कर देना है इसको काउंटर प्रोवाइडर। ये काउंटर प्रोवाइडर को हमने इनिशियलाइज कर देना है और इसका जो दूसरा मेंबर है वो चाइल्ड है, तो इधर हमने माई ऐप को जो वो कॉल कर लेना है ये इस तरह जी। ठीक है, इस तरह हमने अपना कोड चेंज कर लिया है। अब ये इस कोड की एक्सप्लेनेशन है कि चेंज नोटिफाई प्रोवाइडर ये क्या करता है, दिस मेक्स आवर प्रोवाइडर अवेलेबल टू एंटायर ऐप।
अब हमारा जो प्रोवाइडर जो हमने बनाया ना वो पूरी एप्लीकेशन में अवेलेबल है। अब क्रिएट क्या करता है, ये उस काउंटर प्रोवाइडर का एक इंस्टेंस क्रिएट कर देता है। और इसको क्यों हमने टॉप पे रखा है, ताकि सारी स्क्रीन जो है ना वो इसको एक्सेस कर सके, इसलिए हमने इसको टॉप पे रखा है। ये था स्टेप 3। उसके बाद है स्टेप 4। अब हमने जो डेटा तो एक जगह पे बना लिया। अब जितनी स्क्रीन में जिस जिस जगह पे डेटा ने अपडेट होना है, अब हमने क्या करना है, उस विजेट को हमने कंज्यूमर के अंदर लिखना है। ठीक है, अब कंज्यूमर के अंदर हम लिखेंगे तो उससे क्या होगा कि कंज्यूमर अब कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा डेटा की वैल्यू। जो ही डेटा की वैल्यू अपडेट होगी तो वो अपने आप को रीबिल्ड कर लेगा, सिर्फ उतने विजेट को। जो अगर हम सेट स्टेट का जो फंक्शन है ना वो पूरी स्क्रीन को अपडेट करता है, पूरी स्क्रीन के अंदर जितने भी विजेट्स हैं वो सारे रीबिल्ड होते हैं। लेकिन ये कंज्यूमर के अंदर हम जो विजेट लिखेंगे सिर्फ वही अपने आप को अपडेट करेगा जब हमारा डेटा चेंज होगा। तो अब हमने इस स्क्रीन पे जाते हैं। अब हमने क्या करना है जी, ये जो मेन स्क्रीन है, अब यहाँ पे हम बॉडी में एक बनाते हैं जी सेंटर विजेट। अब इसका जो चाइल्ड है इसके अंदर हमने जो है वो कंज्यूमर लगाना है। ठीक है, अब जब हम बिल्डर लगाएंगे तो ये हमें 3 पैरामीटर प्रोवाइड करता है। एक है कॉन्टेक्स्ट, एक है प्रोवाइडर और एक है चाइल्ड। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, अब इसके अंदर हमने टेक्स्ट को रिटर्न करवा देना है, रिटर्न टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के अंदर हमने क्या करना है, अच्छा टेक्स्ट के अंदर मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, इधर मैं लिखना चाह रहा हूं काउंटर की जो वैल्यू है। अब काउंटर की वैल्यू अब मुझे कैसे मिलेगी, अब मुझे इधर मैं डॉलर साइन लगाता हूं। अब ये जो प्रोवाइडर है ना मेरे पास, अब प्रोवाइडर कौन सा है, वही जो हमने प्रोवाइडर बनाया, ये उसका ऑब्जेक्ट है ना, तो डॉट लगाऊंगा मैं। तो इधर मुझे जो काउंट है ना उसकी वैल्यू, अच्छा वो इसलिए नहीं मिली कि मैंने ये जो कंज्यूमर बनाया ना, इधर मैंने बतानी है उसकी टाइप काउंटर प्रोवाइडर, कि जी ये काउंटर प्रोवाइडर है, इसकी टाइप। तो मैं डॉट लगाऊंगा तो अब देखिए जी काउंट मुझे मिल गया, ये काउंट। तो अब इस काउंट की वैल्यू इधर शो हो जाएगी। अब आप इसका थोड़ा फॉन्ट वगैरह बड़ा करना है तो आप वो कर लें, इसका जो स्टाइल है वो चेंज कर ले, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज मैं कर देता 28 कर देता हूँ। तो ये हमने कंज्यूमर, यानी कि जिन विजेट्स के अंदर आपने काउंट की वैल्यू अपडेट करनी है उनको कंज्यूमर के अंदर लिखना है, ये हो गया। अब उसके बाद जी हमने एक बटन बनाना है। और बटन हमने किधर बनाना है जी, इधर मैं क्या करता हूँ, फ्लोटिंग एक्शन बटन एक बना लेते हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन। अब इसका जो ऑन प्रेस इवेंट है, अब इसके ऑन ऑन प्रेस इवेंट पे अब हमने क्या लिखना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टेप 4। अच्छा जी स्टेप 4, ये इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बता दी कि ये लिसन्स करेगा, जो कंज्यूमर है ना ये लिसन करता रहेगा प्रोवाइडर की चेंजेस। जो ही प्रोवाइडर की चेंजेस प्रोवाइडर बताएगा ना कि चेंज हो गया तो इसको रीबिल्ड कर लेगा अपने पार्ट को। और प्रोवाइडर डॉट काउंट जो होता है ना, ये उस प्रोवाइडर का जो वो स्टेट है जिसको हमने अपडेट करना है जी। ये है स्टेप नंबर 5, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड हमने फंक्शन यूज करना था स्टेप 5 में। इसमें डेटा अपने अपडेट करना है। तो जो रीड फंक्शन है ना ये क्या करता है, ये प्रोवाइडर को एक्सेस करता है विदाउट लिसनिंग, यानी कि उसको लिसन किए बगैर। अगर अब लिसनर जो बेसिकली है ना, जिसे कंज्यूमर के अंदर हमने लिखा है, वो बेसिकली लिसन कर रहा है उसको। तो लिसनिंग के बगैर एक्सेस करने का मकसद ये है कि इसने चूंकि अपनी स्टेट अपडेट नहीं करनी, कोई वैल्यू बटन के ऊपर हमने काउंट की अपडेट नहीं करनी, लिहाजा हमने इसको रीड के जरिए जो है वो यूज करना है। अगर हमने बटन पे भी इसकी वैल्यू अपडेट करनी होती, इसको भी फिर हमने कंज्यूमर के अंदर रखना था। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड का फंक्शन हमने यूज करना है। और इधर हमने रीड के साथ वो लगा देना जी एंगल ब्रैकेट्स के अंदर काउंटर प्रोवाइडर और डॉट। अब इसका डॉट लगाएंगे तो जो इसका इंक्रीमेंट का फंक्शन है जी वो हमारे पास अवेलेबल है। अब ये हमने यूज कर लिया। तो ठीक है जी, ये हमारा हो गया सिलसिला। अब ये देखे जी, ये वाई नॉट वॉच, इसने वॉच क्यों नहीं करना, क्योंकि इसने रीबिल्ड नहीं करना अपनी स्टेट को, लिहाजा ये विदाउट लिसनिंग इसको जो है ना वो एक्सेस करेगा। तो अब हमारा प्रोसेस क्या होगा इस तरह कि बटन को हम क्लिक करेंगे तो वो कॉल करेगा इंक्रीमेंट को।
इंक्रीमेंट जो आगे कॉल करेगा, ये जो काउंट काउंट को जो है उस काउंट को चेंज करेगा। काउंट को चेंज करने से जो नोटिफाई लिस्टनर है ना वो कॉल होगा, और जितने कंज्यूमर्स है ना वो रीबिल्ड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह प्रोसेस होगा अब हमारा। इनको मैं इधर से रिमूव कर देता हूँ, ये प्रोसेस होगा जी अब हमारा। तो अब हम इसको रन करते हैं। अब जाके ये देखो आइडिया हुआ है। हम ये मटेरियल ऐप के अंदर ये लिखना ही भूल गए हुए हैं कि होम के अंदर हमने इधर होम स्क्रीन को जो है वो कॉल करना था इस तरह। अब इसको रन करना है जी। तो ये देखिए बाज़ दफ़ा एक छोटी सी गलती से कितना टाइम लग जाता है, इस वजह से ये लॉन्च नहीं हो रहा था, ये ब्लैंक स्क्रीन आ रही थी जी। ये देखिए एप्लीकेशन रन हो गई है। अच्छा, इसके ऊपर वो प्लस का बटन नहीं है, तो हम इधर क्या कर सकते हैं, इधर ये चाइल्ड में हम आइकॉन आइकॉन लगा सकते हैं, आइकॉन्स डॉट ऐड। अब इसको हार्ड डिलीट करेंगे, ये प्लस आ गया। अब मैं इसको, ये देखिए जी, ये स्टेट अपडेट हो रही है, और ये प्रोवाइडर के जरिए ग्लोबली अपडेट हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि अगर हमने दो स्क्रीन हो हमारे पास, और दो स्क्रीन, एक स्क्रीन पे हम चाह रहे हैं कि अपडेट करें और दूसरी पे उसकी वैल्यू देखें, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ जी, ये जो स्क्रीन मैंने इधर बनाई है ना, इसको इधर से मैं रिमूव कर देता हूँ, और इधर जाकर ना मैं एक नई स्क्रीन बनाता हूँ। लाइब्रेरी के अंदर एक न्यू हम इधर डायरेक्टरी बना लेते हैं, स्क्रीन्स। इसके अंदर मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, होम स्क्रीन। ठीक है, अब होम स्क्रीन के अंदर जाके ये कोड मैंने पेस्ट कर दिया है। अच्छा जी, ये एक्सटेंड स्टेटलेस विजेट, इसके लिए वो हमने ऊपर इंपोर्ट नहीं किया, तो इंपोर्ट करेंगे तो ये लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी। और ये जो स्कैफोल्ड के लिए जो एरर आ रही है, ये भी लाइब्रेरी हमने मटेरियल वाली वो नहीं की। और कंज्यूमर के लिए ये हमने लाइब्रेरी प्रोवाइडर वाली वो भी कर ली, और इसके लिए भी हमने ये तमाम लाइब्रेरी जो से ना वो हमने इंपोर्ट वो कर लिया जी। तो अभी देखिए जी, ये सिंपल सी जो होम स्क्रीन बनाई है, इसमें क्या लिखा है कि सेंटर के अंदर एक चाइल्ड है, टेक्स्ट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है काउंटर, और इसी तरह काउंटर की वैल्यू लिखी हुई है, और इधर फ्लोटिंग बटन है एक, ये फ्लोटिंग बटन है। और बॉटम पे एक बॉटम नेविगेशन में क्या कर दिया, एक एलिवेट बटन बना दिया है, बॉटम नेविगेशन बार, ये नीचे जो ना इधर आएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ आएगा, इसमें हमने एक नेविगेटर डॉट पुश, यानी कि एक नई स्क्रीन कॉल करेंगे। कौन सी स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन। तो अब हम सेकंड स्क्रीन बना लेते हैं। उसके लिए स्क्रीन के अंदर मैं गया, न्यू, और इधर डॉट फाइल, सेकंड स्क्रीन, ये बना लीजिए। अच्छा जी, इधर जाके भी मैंने ये कोड इधर पेस्ट कर दिया सेकंड स्क्रीन का, और ये जो लाइब्रेरीज है ना जी वो इंपोर्ट कर ली। स्कैफोल्ड पे गए, इसको भी इंपोर्ट कर लिया, कंज्यूमर पे जाके इसको भी इंपोर्ट कर लिया, और इसको भी इंपोर्ट कर लिया। अब देखें जी, ये दूसरी जो स्क्रीन है इसमें क्या है, बॉडी के अंदर सिंपल इसमें हमने एक कंज्यूमर बनाया, चूंकि अब हम दूसरी स्क्रीन पे भी इसकी वैल्यू शो करना चाह रहे हैं, लिहाजा उसको भी कंज्यूमर के अंदर लिखेंगे। अब ये रिटर्न क्या करेगा, टेक्स्ट, एक टेक्स्ट है जिसमें लिखा हुआ है काउंटर ऑन स्क्रीन 2। ठीक है, तो इसको मैं हार्ड रिस्टार्ट करता हूँ। होम स्क्रीन इज नॉट डिफाइंड, मेन के अंदर गए, इधर इंपोर्ट करनी पड़ेगी लाइब्रेरी, ये इंपोर्ट लाइब्रेरी नहीं थी की हुई। ठीक है जी, अब इसको दोबारा हार्ड रिस्टार्ट किया, द मैसेज सेकंड स्क्रीन इज नॉट डिफाइंड, सेकंड स्क्रीन इधर है जी। ये सेकंड स्क्रीन, ये भी इंपोर्ट नहीं किया हुआ जी, इसको भी इंपोर्ट कर लिया ये। अब इसको हार्ड रिस्टार्ट किया, ये देखिए जी काउंटर 0 है। अब मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, ये काउंटर की वैल्यू प्लस हो रही है। अब देखिए ये लिखा हो गो टू सेकंड स्क्रीन, अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए सेकंड स्क्रीन, काउंटर ऑन सेकंड स्क्रीन इज 5। ठीक है, इधर से बैक जाते हैं हम, और इधर फिर इसको वैल्यू बढ़ाते हैं, और फिर गो टू सेकंड स्क्रीन। अब देखिए काउंटर ऑन सेकंड स्क्रीन इज 8। अच्छा जी, इधर एक और पॉइंट आपको मैंने बताना था कि ये जो अपडेट हम कर रहे हैं ना कंज्यूमर के जरिए, ये है कंज्यूमर, इसकी जगह हम व्हाटशिप का मेथड भी यूज कर सकते हैं। यानी कि हम इधर एक टेक्स्ट लगाते हैं, और डबल कोट्स के अंदर
इधर हम क्या लिखते हैं, डॉलर साइन लगा के कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच का जो एक फंक्शन है हमारे पास वो भी हम यूज कर सकते हैं। इधर इधर एंगल ब्रैकेट्स में आपने जो प्रोवाइडर है उसका नाम लिखना है, काउंटर प्रोवाइडर, और इसका जो डॉट लगा के जो काउंट है ना वो हमने यूज कर लेना है। इस तरह भी आप यूज कर सकते हैं। और इधर आपने अगर इसको कोई स्टाइल देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। इधर इसको नीचे कर लिया और इधर हम स्टाइल दे देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, और फॉन्ट साइज आप करते हैं 24। ठीक है, अब इसको मैं सेव किया, अब ये देखें ये 8 आ गया। तो इस इधर भी मैं अपडेट करूंगा तो ये देखिए 9 10 इधर भी हो रहा है। सेकंड स्क्रीन पे जाता हूं मैं तो ये देखिए काउंटर ऑन सेकंड स्क्रीन इज 11। तो आप वॉच का मेथड भी यूज कर सकते हैं। अब वॉच में और कंज्यूमर में डिफरेंस क्या है, अगर आपका सिंपल सी स्क्रीन है, सिंगल यूआई करना है तो आप उसके लिए वॉच यूज कर ले। लेकिन अगर आपकी कॉम्प्लेक्स स्क्रीन है जहाँ पे एफिशिएंसी आपको चाहिए तो कंज्यूमर वाला अंदर एफिशिएंट होता है। ये जो वॉच है ना ये कंप्लीट विजेट ट्री को रिबिल्ड करता है, जबकि जो कंज्यूमर है ना वो सिर्फ उतने ही विजेट के पार्ट को रिबिल्ड करता है जो आपने कंज्यूमर के अंदर लिखा हुआ है, बस ये डिफरेंस है। तो इस तरह हम ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं जी फ्लटर में प्रोवाइडर के जरिए। तो उम्मीद है आपको प्रोवाइडर की समझ आ गई होगी। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने ये दोनों एग्जांपल्स करके इंप्लीमेंट कर लिए हैं, प्रोसेस की समझ आ गई है कि नहीं आई। शुक्रिया।